नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार सचान कृषि संस्कृति चैनल के माध्यम से आज आपके सामने एक बार फिर हाजिर हूँ। मित्रों, आज मैं बात करूँगा कृषि की, उस कृषि की जो अनादिकाल से मानव सभ्यता को पालती आई है, उस कृषि संस्कृति की जो कहती थी सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। उस संस्कृति की जो कहती थी दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, आज के इस वीडियो में मैं चार्ट के माध्यम से आपको सनातन संस्कृति, प्राकृतिक संस्कृति, कृषि संस्कृति के ऊपर कुछ विषय रखूँगा। उम्मीद है कि आप लोग इसको बड़ा ध्यान से सुनेंगे। और मित्रों, ध्यान से सुनना इसलिए ज़रूरी है कि आज के युग में गांव बर्बाद हो गए। गांव का भूमिहीन कृषक परिवार मजदूरी के लिए दर दर भटकता फिर रहा है। किसान, जिसको हम अन्नदाता कहते थे, वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहा है। और जिन लोगों का खेती से कोई सरोकार नहीं है, शहर में रहते हैं और मेहनत करके, नौकरी करके, कुछ भी करके और अच्छा खाना चाहते हैं, उनके भोजन में भी रसायनों के अवशेष हैं और हम ऐसा भोजन खा करके अस्पतालों की शरण में पहुंच रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि कृषि हमारी वो संस्कृति है जो मानव जीवन को स्वस्थ सुखी रखने के लिए थी, परंतु आज किसान जो फसलों का उत्पादन करने वाला है वो भी दुखी है और जो उपभोक्ता है वो भी दुखी है। तो आइए जानते हैं ये कृषि संस्कृति या प्राकृतिक कृषि क्या है। देखिए, प्राकृतिक कृषि जो शब्द है, प्राकृतिक कृषि यानी कि कृषि का संपूर्ण आधार प्रकृति के वैभव पर निर्भर है। प्रकृति की संपन्न व्यवस्था के बिना कृषि संभव नहीं है। कृषि निरंतर है। जब से ये जीव जगत की रचना हुई पृथ्वी पर, तब से सारे जीव जगत के लोग, कोई भी जीव इकाई हो, वो कृषि पर ही निर्भर है। जब मनुष्य की बात करते हैं तो मनुष्य को 2 वक्त की रोटी भी कृषि से ही संभव हो पाती है। और शुद्ध रोटी की जब बात आती है, ऐसी रोटी जिसको खाने के बाद मेरा मन प्रफुल्लित हो जाए और मैं बीमार ना पड़ने पाऊँ, तो वो जो कृषि है वो प्राकृतिक कृषि कहलाती है। कृषि की, जैसे कि मैंने पहले बताया, जो कृषि सनातन कृषि है, जो कृषि संस्कृति है, वो कहती है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। यानी कि इस पृथ्वी पर रहने वाले, पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीव जगत की अनेक इकाइयाँ स्वस्थ सुखी संपन्न बनी रहें। केवल मनुष्य नहीं, प्रकृति की अनेक जीव इकाइयाँ। तो जो हमारी प्राकृतिक कृषि थी, जैसा कि मैंने बताया कि कृषि प्रकृति की व्यवस्था के साथ साथ चलती है। अब प्रकृति की व्यवस्था क्या है? कोई भी खेती करें, धान की खेती करें, गेहूं की खेती करें, चने की करें, केले की करें, यानी फल की करें, सब्जी की करें, औषधि की करें, कोई भी कृषि करेंगे तो हम उसका बीज जो है भूमि पर बोएंगे। भूमि जिसको हमने माँ का दर्जा दिया हुआ है, धरती माँ। तो हमें जो प्राकृतिक कृषि है उसमें भूमि की उर्वरता यानी धरती के वैभव को सजाना है। और धरती का वैभव क्या है कि भूमि में 1% जीवांश कार्बन, जिसको हम कभी कभी ह्यूमस कह देते हैं, धरती में 1% जीवांश कार्बन होना चाहिए। अगर ऐसा है कि 1% जीवांश कार्बन अगर किसी ज़मीन में है, तो मित्रों फिर उस ज़मीन में आप कुछ भी बो देंगे तो आपको रासायनिक उर्वरकों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। धरती के 5% हिस्से में, यानी अगर कोई गांव है तो उस गांव का मान लीजिए कि अगर 100 हेक्टेयर का एरिया है, कृषि योग्य क्षेत्रफल 100 हेक्टेयर है,
तो 5 हेक्टेयर क्षेत्रफल में जलाशय होने चाहिए। उसका कारण है कि जब 5% क्षेत्रफल में जलाशय होंगे तो हमारे कुएं रिचार्ज होंगे, भूगर्भ जल समाप्त नहीं होगा, हमको नहाने का पानी मिलेगा, पशुओं को पिलाने के लिए, खेतों की सिंचाई के लिए, और पानी की तो अनंत ज़रूरतें हैं। तो पानी की जो हमारी अनंत ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए हमारे गांव के जो कुल एरिया है उसके 5% एरिया में जलाशय होना चाहिए। जंगल, जंगल माने धरती वृक्षों से आच्छादित बनी रहे। तो हमारा 25% धरती का जो भूभाग है वो हमारा पेड़ों से ढका होना चाहिए। पशु, जिनको हम जानवर कहते हैं, प्रति एकड़ क्षेत्रफल में एक बड़ा पशु, गाय, बैल, भैंस, प्रति एकड़ यानी 1 एकड़ जमीन के हिसाब से एक पशु होना चाहिए। उसका कारण है मित्र कि 1 एकड़ से खरीफ और रबी में इतना फसल अवशेष मिल जाता है कि एक पशु का काम चल जाता है। अब वो फसल अवशेष अगर पशु है, जमीन के हिसाब से पशुओं की संख्या है, तो वो फसलों के अवशेष पशु खाएगा, गोबर करेगा और कंपोस्ट खाद बनेगी, खेत में फिर जाएगा। और जो मैंने कहा जीवांश कार्बन 1% बना रहना चाहिए। 1% जीवांश कार्बन तभी बना रह सकता जब हमारे पास पशु होंगे। एक शब्द आता है जैव विविधता। जैव विविधता, जैसा कि मैंने बताया कि इस धरती पर 84 लाख योनियों की माया है। नाना प्रकार के पक्षी हैं जिनको हम नवचर कहते हैं, नाना प्रकार के थलचर हैं जो ज़मीन में रहते हैं, नाना प्रकार के जलचर हैं जो पानी में रहते हैं। ये जैव विविधता संपन्न इसलिए रहनी चाहिए क्योंकि आज की तारीख में जब हम देखते हैं कि खेती में कोई कीट लग गया, खेती में कोई फसल में कोई कीड़ा लगा है, फसल में कोई बीमारी लगी है, तो ये बीमारी और कीड़ा लगने का कारण मुख्य वजह ये है कि हमारी जो जैव विविधता है वो बर्बाद हो गई है। तो जैव विविधता की संपन्नता का मतलब है कि थल में थलचर, जल में जलचर, नभ में नभचर पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए। और जब ऐसा था, हम प्राकृतिक कृषि की बात कर रहे हैं, जब ऐसा था तो कहते थे उत्तम खेती मध्यम बान, निशित चाकरी भीख निदान। आप अपने बुजुर्गों से ज़रा पूछ लेना, और जो वीडियो मेरा बुजुर्ग सुन रहे हों वो अपने बचपन में जाएं और देखेंगे कि वास्तव में कृषि को उत्तम श्रेणी का दर्जा प्राप्त था। कारण ये था कि कृषि में जो प्राकृतिक कृषि है उसमें लागत शून्य है। हम बैल से खेती करते हैं, मेरे दरवाजे पे 2 बैल बंधे हैं, मैं उनसे जुताई करता हूँ, बुआई करता हूँ, फसलों की कटाई करता हूँ, और उपज को इधर से उधर लाने ले जाने में हम पशुओं का यूज, बैलों का यूज करते हैं। फसलों की मड़ाई भी हम बैलों से करते हैं। और जो बैल हमारे खेत की जुताई करता है देसी हल से, तो उसकी जुताई बहुत अच्छी होती है। और बैल, जैसा कि मैंने बताया कि पशु है और वो आपकी फसल अवशेष खाएगा, गोबर देगा तो उससे खाद बनेगी। तो यानी कि हमारी लागत शून्य है। जब उत्तम खेती थी लागत शून्य थी। उत्तम इसलिए थे क्योंकि लागत शून्य थी, और लागत शून्य थी इसीलिए किसान गांव संपन्न थे। क्या हुआ कि देश की आज़ादी के बाद बढ़ती हुई आबादी को भरपेट भोजन खिलाने की जो योजना थी उसमें देश रासायनिक युग में प्रवेश कर गया 1960 के दशक के बाद। मैं उसका विरोधी नहीं हूँ। ज़रूरत के हिसाब से जो अच्छा लगा वैज्ञानिकों ने, नीतियों ने, किसानों ने मिलकर किया। लेकिन 1960 के दशक से जो हरित क्रांति का कार्यक्रम शुरू हुआ, हम खाद्यान्न उत्पादन में 1990 में ही आत्मनिर्भर हो गए थे। 1990 के दशक में देश हमारा खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया था, और जो कार्यक्रम मैंने चलाए थे इनके दुष्परिणाम भी सामने आने लगे थे। जैसे भूमि की उर्वरता का ह्रास होने लगा था। आप देख रहे हैं भूमि में जीवांश कार्बन 1% होना चाहिए, लेकिन ये जीवांश कार्बन धीरे धीरे घटने लगा था, और आज की तारीख की बात करेंगे तो जीवांश कार्बन केवल 0.3% है।
जो जलाशय थे 5% एरिया में हमारे जलाशय होने चाहिए थे, और नकदी फसलों का लालच और रासायनिक कृषि का लालच जब हमारे मन में आया तो हमने जलाशयों को, ज़्यादातर जलाशयों को सिंचाई में यूज किया। और आज जलाशय हमारे जो गांव हैं या देश है, देश में जो गांव का जलाशय का जो सिनेरियो है वो 0.7% एरिया में जलाशय है, और वो जल जैसा है, जो जल है वर्तमान में 0.7% क्षेत्रफल में जो जलाशय हैं। जब उनके पानी की बात करेंगे तो पहले हम जलाशयों का पानी पी लेते थे, नहा लेते थे, कपड़े साफ कर लेते थे, पशु भी पानी पी लेते थे। आज उस जलाशय में पानी जो है वो पानी इतना दूषित है कि पीने और नहाने की तो बात दूर, उसको कोई छूना भी पसंद नहीं करता। जब जंगल की बात करते हैं कि 1947 और 50 के दशक में हमारे देश में करीब 25%, 26% एरिया में जो है वन थे, आज वो घटते घटते जो है 7.6% जंगल बचे। जानवरों की, जब पशुओं की बात करते हैं तो प्रति एकड़ एक पशु उस ज़माने में था। 1950 के दशक में हमारे देश में पशु बहुत थे, आज वो 70% पशु हमारे ख़त्म हो चुके हैं, यानी 0.3% पशु, यानी एक एकड़ में 0.3 पशु आता है। और जब जैव विविधता की बात करते हैं तो ये जो रसायन मैंने यूज किए खेती में, फफूंदनाशक, कीटनाशक, खरपतवारनाशक, तो रसायनों का प्रयोग ऐसा हुआ, इतना बेतरतीब मैंने इन रसायनों का उपयोग किया कि न तितली बची, मधुमक्खी नहीं बची, चिड़ियाँ नहीं बची, केचुआ नहीं बचा, और नाना प्रकार की, यानी कि अब तो ऐसे ऐसे रसायन आ गए हैं कि अगर किसान खेत में डालता तो सांप और बिच्छू भी मर जा रहा है। तो जैव विविधता बिल्कुल नष्ट हो गई। अब होता क्या है मित्रों कि जैसा मैंने बताया कि कृषि पूर्ण रूप से प्रकृति की व्यवस्था पर आधारित है, और अभी मैंने रासायनिक युग में ये जो हमारी प्रकृति का जो वैभव था उसको मैंने इतना दोहन कर लिया है, या जाने अनजाने उसको इतना नष्ट कर डाला है कि अब खेती हमारी घाटे में आ गई है। जब हम प्राकृतिक कृषि करते थे तो कहते थे उत्तम खेती, मध्यम मान, निश्चित चाकरी, भीख निदान, और आज आपने कई ऐसी घटनाएं सुनी होंगी कि किसान ने अपनी फसल बेच दी, फेंक दी, वहाँ पर किसानों ने आत्महत्या कर लिया। तो आत्महत्या के करने के पीछे या किसानों की उपज को जला देने, फेंक देने के पीछे का जो घटना है वो ये है कि हमारी लागत बहुत अधिक बढ़ गई है। फसलों की जो उत्पादन लागत थी वो बहुत अधिक हो गई है। आत्महत्या और बेरोजगारी का जो कारण है गांव में वो यही है कि लागत का बढ़ जाना। जब हम प्राकृतिक कृषि करते थे तो किसान माला माल था, किसान परेशान नहीं था, और जब हम रासायनिक कृषि में आए तो व्यवसायी माला माल हो गए, यानी कि तथाकथित व्यवसाय करने वाले, कृषि का व्यवसाय करने वाले लोग, चाहे हम रासायनिक उर्वरकों का व्यवसाय करने वाला हो, कृषि रक्षा रसायनों का व्यवसाय करने वाला हो, कृषि यंत्रों का व्यवसाय करने वाला हो, या किसानों की उपज को खरीदने वाला हो। इधर एक और घटना घटी कि जहां मैंने प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट किया, हमने उत्पादन भी बढ़ाया है। जब हम प्राकृतिक कृषि करते थे तो देश का जो खाद्यान्न उत्पादन था 50 मिलियन टन था, आज वो 270 मिलियन टन हो गया, और इतना ज़्यादा उत्पादन हो गया कि मेरे देश की ज़रूरतें कम है, उत्पादन ज़्यादा है। जो कि मैंने पहले कहा कि किसान को उपज फेंकनी पड़ती है या उपज को सस्ते में बेचना पड़ता है। तो हमारे देश के किसानों को, जो मेरा वीडियो सुन रहे हैं और जिनको किसानों से हमदर्दी है, जो कृषि के क्षेत्र में काम करने वाले हैं, स्वयं किसान हो या किसानों से जिनको हमदर्दी हो, या जिनको अपने स्वास्थ्य को लेकर के चिंता हो कि नहीं वर्तमान में जो मैं भोजन करता हूँ वो ठीक नहीं है, तो उनसे मैं निवेदन करूँगा कि ये जो उत्पादन ज़्यादा है, उत्पादन का वॉल्यूम तो ज़्यादा है, उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है और क्वालिटी बहुत ख़राब है। इसीलिए जो हमारा जब कोई उपज ज़्यादा हो जाती है तो उसकी मूल्य घट जाता है और
अर्थशास्त्र के जानकार जो भी लोग हैं वो उन्हें मालूम है कि हमारे देश की जो बाज़ार व्यवस्था है वो मांग और पूर्ति के सिद्धांत पर चलती है। जब हम किसी भी फसल की उपज को ज़्यादा कर देंगे और ज़रूरत कम होगी तो जाहिर सी बात है कि हमारी उपज का मूल्य नहीं मिलेगा। तो मित्रों, मैं आपसे निवेदन ये करना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि कृषि का जो वर्तमान परिदृश्य है उसको बड़ी बारीकी से समझना है और हमें रासायनिक कृषि से पुनः प्राकृतिक कृषि की ओर लौटना है। और जो शहर में रहने वाले लोग हैं उन्हें किसान को ये समझाना है, और किसान तभी समझेगा जब हम उसके साथ जुड़ेंगे और ऐसी बातें शेयर करेंगे। क्योंकि किसान अभी क्या किसान के मन में है कि चाहे जितना भी रासायनिक उर्वरक डालना पड़े, चाहे जितना पेस्टिसाइड डालना पड़े, लेकिन मेरी उपज ज़्यादा मिलनी चाहिए। उसको ये देश में कोई समझाने वाला नहीं है कि उपज जब तुम्हारी ज़्यादा होगी तो उपज ज़्यादा लेने के चक्कर में आप ज़्यादा लागत लगाओगे और उपज का जो मूल्य है वो घट जाएगा। जिस दिन देश के 14.5 करोड़ किसानों को ये बात पता चल गई कि नहीं, अब हमें उत्पादन बढ़ाने की बजाय अब हमें कुछ लाल सिग्नल है, रुकना चाहिए और उत्पादन बढ़ाने पर फोकस न दे करके हमें प्राकृतिक संसाधनों के स्वरूप को सुदृढ़ बनाने के लिए थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा। और करना कुछ नहीं है, समय बिल्कुल सरल है, हमें रासायनिक कृषि के नशे से बाहर आना है। तो मित्रों, अगर ये मेरी बात, ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको शेयर करें और लाइक करें। क्योंकि मैं बता दूं कि मैं इस धरती का अंतिम व्यक्ति नहीं हूं। मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों को भी इसी प्रकृति की इसी व्यवस्था में जिंदा रहना है। और ये बहुत सारे लोग इस बात को समझ रहे हैं कि पानी खत्म होने वाला है, धरती बंजर होने वाली है, जैव विविधता लगभग नष्ट हो चुकी है। तो परमात्मा ने जो 84 लाख योनियों की रचना करने के बाद मनुष्य योनि की रचना की थी, तो हमें केवल इतना समझना है कि आखिर 84 लाख योनियों की रचना का उद्देश्य क्या था, धरती पर पानी का और पेड़ों का महत्व क्या था। और अगर इस आधुनिक जीवन शैली में मैं ये बातें भूल जाऊंगा तो ये जान लीजिए कि मेरे आने वाली पीढ़ियों का जो भविष्य है वो नारकी होने वाला है। तो मेरी बात को अगर समझते हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।